रिवाइज हो गया बच्चों? पढ़ लिया सब? सारी थ्योरम पढ़ ली? कितनी थ्योरम है टोटल? 6 थ्योरम है। 6 की 6 पढ़ ली। पहली थ्योरम क्या थी? एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल। इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। दो हो गई। तीसरी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है। इफ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ज्वाइन बाय द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। 4 हो गई। पांचवी, equal chord are equidistant from the center. If distance of the chord from the center are equal then chords are equal. यही 6 थ्योरम थी। 6 को इफ और देन की फॉर्म में याद रख लेना है। इफ और देन याद रहेगा ना, कि अगर ये हो तो ऐसा होगा, ये हो तो ये होगा। ठीक है ना, रिजल्ट ऐसे याद रखते हैं। अब बेटा कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की आर्क एंगल कैसे सबटेंड करती है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है ना। आर्क मैं पढ़ा चुका हूं, आर्क क्या होती है सबको क्लियर है ना। आर्क ऑफ अ सर्कल, मेजर और माइनर आर्क बेटा पढ़ा था ना हमने। ठीक है ना। तो कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है ना। हम कोई आर्क ले लेते हैं सर्कल पर। मान लो हमने आर्क ले ली ये ए बी। आर्क क्या ले ली? ए बी। ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का मतलब होता है कि भाई कहां सबटेंड करेगी? 3 जगह सबटेंड कर सकती है। एक तो सेंटर पर सबटेंड कर सकती है, मतलब सेंटर वाला जो पॉइंट है वो इनसाइड ऑफ द सर्कल का एक यूनिक पॉइंट है। एक यूनिक पॉइंट है बेटा। ठीक है ना। इसके अलावा हम मान लो एक और पॉइंट ले लेते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट ले लेते हैं P, ये भी इनसाइड द सर्कल है। एक पॉइंट बेटा यहां पर ले लेता हूं Q, ऑन द सर्कल है। और एक पॉइंट मैं ले लेता हूं R, जो कि आउट ऑफ द सर्कल है। सही है, 3 ही जगह होता है ना, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल। इसके अलावा कहीं सबटेंड कर सकते हैं आर्क एंगल? नहीं ना। तो अगर बेटा एंगल सबटेंड की बात करें तो एंगल सबटेंड का जो केस है वो मान लो सर्कल पर सबटेंड कर दे। तो सबटेंड का मतलब है कि एंगल के जो ये दोनों एंड हैं वो आर्क से ज्वाइन होने चाहिए, और जो एंगल बनना चाहिए वो उस वर्टेक्स पे बनना चाहिए जहां वो सबटेंड करने की बात कर रहा है। तो एंगल ए ओ बी जो बना वो एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। समझ गए? एंगल ए ओ बी जो बना उसको क्या नाम दोगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। ठीक है ना। सही है। इसी तरीके से अगर इसको P पर सबटेंड करना हो तो P वर्टेक्स माना जाएगा, और A और B हमने इस तरह से एंड से ज्वाइन कर ली। अब ये क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट पॉइंट P। सही है। और अगर Q पे सबटेंड करना हो तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये कहलाएगा ना। और अगर R पर करना हो तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट आउटसाइड द सर्कल R। क्या इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो सकती है? नहीं, है ना। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि ये जो 2 सिचुएशंस हैं, पहली सिचुएशन ये वाली, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। सर्कल सेंटर के अलावा किसी भी इनसाइड पॉइंट पर अगर आर्क कोई भी एंगल बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा उसका हमें, मतलब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, आउटसाइड बनाए तब भी हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। यहां पर जो ये 2 कंडीशंस हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यही हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं। सही है ना। इन्हीं रिजल्ट्स को अब हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। बात समझ गए? ठीक है ना। सबटेंड वाली बात क्लियर हो गई सबको? अब आओ क्वेश्चन पर।
थ्योरम 9.7 पर आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, पेपर में ये आनी ही आनी है। 5 नंबर की थ्योरम आएगी जिसमें 3 नंबर की थ्योरम होगी और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर की थ्योरम, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई क्या बोलती है थ्योरम? द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर। इस फिगर से समझना शुरू करो, कौन से एंगल के बारे में ये बात कहेगा अगर ये फिगर में बनाऊं तो? एंगल एओबी, सही है ना। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, ये लिखा शायद। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये हो गई आर्क ए बी। इसके अलावा जो पार्ट बचता है वो रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। ए बी के अलावा रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा? जो ये व्हाइट वाला रीजन है पूरा, ये रिमेनिंग है। तो क्वेश्चन ने कहा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, यानी सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करे, इज डबल, वो डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी इसी आर्क के द्वारा, एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सही है, मैंने पढ़ दी ये थ्योरम। अब मुझे ये बताओ कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए क्यू बी में क्या रिलेशनशिप है? फिर से सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जल्दी बता, सोच, उसको मत देख, फिर से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब बताओ, एंगल क्यू का डबल एंगल ओ होगा। शाबाश, एंगल क्यू का डबल एंगल ओ होगा। देखो क्या बोल रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन समझना है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर यानी ए ओ बी इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट यानी आर्क ए बी एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इसको छोड़ दो, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, तो क्या ये रिमेनिंग पार्ट पर है? ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? डबल होगा, यानी ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। क्या थ्योरम का मतलब समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर वो 30 डिग्री है ए क्यू बी, तो बताओ ए ओ बी कितना होगा? अगर ए क्यू बी 30 डिग्री है बेटा, तो ए ओ बी कितना होगा? 30 डिग्री है तो ए ओ बी कितना होगा? 60 डिग्री, डबल हो गया। समझ गए? क्लियर हुआ? अब यही थ्योरम हमें पढ़नी है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं? अब इसी को मुझे प्रूफ करना है। क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और जब भी ये थ्योरम लगेगी पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। शॉर्टकट में इसको कहते हैं डिग्री मेजर, लेकिन तुम लोग लिख नहीं सकते, इसमें लिखा नहीं है डिग्री मेजर, ठीक है ना। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसे हम? डिग्री मेजर थ्योरम। तो कौन सी थ्योरम करने चल रहे हैं? थ्योरम नंबर 9.8, 9.7, थ्योरम 9.7। चलिए बेटा समझते हैं। इस थ्योरम के लिए आपको बनाने होंगे 3 सर्कल, एक सर्कल नहीं 3 सर्कल, तीनों ही बनाने हैं जैसे बुक में बना हुआ है, ठीक है ना। अगर एक बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जैक्ट थ्योरम आएगी, थ्योरम एग्जैक्ट ही होती है, ठीक है। थ्योरम में बेटा क्वेश्चन तो आएगा ना। 3 नंबर की थ्योरम, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का हो गया टोटल, ठीक है। ठीक है, ये 3 सर्कल हमने बना लिए। जब ये 3 सर्कल बना लिए तो सेंटर भी बना लेते हैं। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। फिगर सेम बनानी है तीनों, ठीक है। सेंटर वही रखने हैं, वर्टेक्स वही लेनी है, एंगल वही लेने हैं, ठीक है ना। अभी समझाता हूं। अब एक आपको लेना है बेटा आर्क ए बी, ठीक है ना। तो यहां पर हम पहले बना लेते हैं
कि ये क्वेश्चन में क्या क्या बोलेगा। पहले एक बनाइए बेटा एक्यूट एंगल। एक क्या बनाना है? एक्यूट एंगल। ये हमारे पास आर्क ए बी हो गई, एक एक्यूट एंगल बन गया। किस पे? सेंटर पर। और रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट पर जो बनेगा बनाओ। ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। क्या रिमेनिंग पार्ट से कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को बच्चों? अगर ये ए बी आर्क है तो इसको बोलेंगे कि ये एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, ये एंगल सबटेंड कर रही है। इसको यहां से यहां ए बी छोड़ दो। ये जो मेजर आर्क है ना बेटा, ये कहलाएगी रिमेनिंग पार्ट। ये जो मेजर आर्क है ये कहलाएगी रिमेनिंग पार्ट। ठीक है ना, एक बन गया। अब दूसरा आप बनाएंगे सेमी सर्कल। दूसरा आप बनाएंगे सेमी सर्कल, कुछ ऐसे। ये दूसरी बना देंगे। अब यहां पर ये है हमारे पास आर के बी। अब आर के बी कितना बना रही है? 180 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा। तीसरा अब आप बनाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस नहीं, कितना? रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180, मोर देन 180 एंगल बनाएंगे अब आप। ये गया। ठीक है, ये 3 फिगर हमें चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गई हमारे पास आर्क ए बी, ए और बी। अब ये पूरी आर्क है और ये रिमेनिंग पार्ट है। सही है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम सी हो गया, इसका भी सी नाम रखो और इसका भी सी। सेंटर का नाम हो गया बेटा ओ, इस सेंटर का नाम हो गया ओ और इस सेंटर का नाम हो गया ओ। बना लिया। वर्किंग एक फिगर में करोगे और वही पूरी वर्किंग सब में एप्लीकेबल दिखेगी। तीनों में नहीं करनी, बनानी तीन है। तीन इसलिए बनानी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ये पॉसिबल है, सेंटर पर कोई भी एंगल बनेगा उसके लिए ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो इसलिए ये तीनों फिगर बनाई जाती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए, है बहुत आसान। ठीक है ना, अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी एंड प्रोड्यूस इट टू डी। सॉरी, ज्वाइन सीओ एंड प्रोड्यूस इट टू डी। सही है, यही कंस्ट्रक्शन इसमें। ज्वाइन सीओ एंड प्रोड्यूस इट टू डी। ज्वाइन सीओ एंड प्रोड्यूस इट टू डी लिखोगे एक बार, कंसीडर तीनों में हो जाएगी। सही है ना? ठीक है, भी नींद तो नहीं आ रही किसी को? गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें इन सर्कल एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी are the angles subtended by arc AB at the center and remaining part of the circle, and remaining part of the circle respectively। ठीक है ना, समझ में आ गया? गिवन क्या है? इन सर्कल एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी आर द एंगल्स सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट द सेंटर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? ए ओ बी कहां पर है? सेंटर पर है, और ए सी बी क्या है? रिमेनिंग पार्ट पर है। यहां तक समझ में आया? प्रूव क्या करना है? हाँ बेटा, इनका कोई अभी कोई नहीं है, अब निकालेंगे। ठीक है ना, तो टू प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी।
ये तो ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहीं पर भी हो, इस पूरे के पूरे में इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं और वो सभी एंगल का डबल होगा सेंट्रल एंगल। सही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पर आओ। कंस्ट्रक्शन क्या बोलेगी? जॉइन CO एंड प्रोड्यूस इट टू D एंड प्रोड्यूस इट टू D। चलो जी, D पॉइंट मार्क कर देते हैं। D पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया और ये भी D पॉइंट। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? दिख रहा है? रुक जाओ, ठीक है, इतना ठीक है ना। इसको बाद में कवर कर लेंगे, अभी इसका प्रूफ कर लेते हैं फिर कवर करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब काम कैसे करोगे? यहां पर हम एंगल मार्क करेंगे और सब में एंगल सेम ही मार्क करने हैं, ठीक है ना। सब में एंगल सेम मार्क करने हैं। इसको हमने ले लिया एंगल 1, इसको ले लिया एंगल 2, इसको ले लिया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। सेम रखना 1 2, क्योंकि जब अप्लाई करोगे तो सब में आना चाहिए वो। 3 4 5 6, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है ना, सारे एंगल दिख गए। 1 2 3 4 5 6, और नेमिंग इधर उधर नहीं करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बेटा अगर यहाँ 1 2 किया तो जो यहाँ 1 पे 1 और 2 के लिए करोगे वो सब में आना चाहिए। आप कोई 3 अलग अलग फिगर नहीं सॉल्व कर रहे हो, एक ही फिगर है लेकिन तीनों में बातें एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। 3 इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि तीनों सिचुएशन आनी चाहिए कि सेंटर पर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्यूट एंगल ही बनेगा। मान लो मैंने सिर्फ ये पढ़ाया और आपके क्वेश्चन में ये आ गया, आप तो जज ही नहीं कर पाओगे कि डिग्री मेजर है। आप तो ये कहोगे ये फिगर होगी तो डिग्री मेजर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये है ना, इसलिए ये 3 फिगर है। ठीक है, अब आते हैं बेटा प्रूफ पर। प्रूफ को समझो। सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो OA इज इक्वल टू OC होगा। OA इज इक्वल टू OC क्यों होगा? OA इज इक्वल टू OC बिकॉज रेडियाई। अगर ये रेडियस है तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे? बिकॉज 1 एंड 3 होना चाहिए, सॉरी एंगल 1 और 3 बराबर होंगे ना। क्यों बराबर होंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या सबको समझ में आई ये बात? एंगल 1 और एंगल 3 हो गए बराबर। सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। OC इज इक्वल टू OB, बिकॉज OC इज इक्वल टू OB। ये भी क्या रिजल्ट रहेगा बेटा? रेडियाई। अब क्या कह सकते हो? देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन होगा? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक ठीक है? यहां तक तो सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। OC इज इक्वल टू OA, तो बराबर है ट्राइंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो 1 और 3 बराबर, 2 और 4 बराबर। यही चीज अब वहां आ जाओ, देखो OA इज इक्वल टू OC, 1 और 3 बराबर। OC इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? OC इज इक्वल टू OB,
तो 2 और 4 बराबर। अब यहां पे आ जाओ, यही बात, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, 1 और 3 इक्वल, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, 2 और 4 इक्वल। समझ में आ रहा है? तीनों में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे कलेक्ट करना है एंगल ए ओ बी यानी 5 और 6, और एंगल ए सी बी यानी 1 और 2। 3 और 4 का कोई काम नहीं है ना, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए ओ सी, किस में आ गए? ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ सी में बेटा अगर बात करूं और कह दूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों होगा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, ई एक्सटी लिख दूं चलेगा ना? लिख लोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देखो इस साइड को आपने प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया, तो एंगल 5 बना। तो इसके दो इंटीरियर अपोजिट कौन से बन गए? 1 और 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 5। अब 1 की मुझे जरूरत है, 3 की जरूरत नहीं है। अब ये रहा 1 इज इक्वल टू 3, प्रूफ करके आ चुका हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, रिजल्ट नंबर 1। सही है? यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो, कैसे रिमूव किया वो क्लियर हो गया ना बच्चों, कि भाई क्यों हटाया। अब आओ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में आ जाए? सी ओ बी या बी ओ सी। चलो बी ओ सी को समझते हैं। कौन कौन सा एंगल का टोटल होगा राजवी? कौन सा एक्सटीरियर एंगल है इसमें? 6। और सम ऑफ एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब यहां किसे रिप्लेस करना चाहिए मुझे? एंगल 2 को। 4 की जरूरत नहीं है, 2 चाहिए हमें। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, कितना बन गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, रिजल्ट नंबर 2। अब एंगल ए ओ बी क्या सम ऑफ एंगल 5 और 6 नहीं है? है ना? ए ओ बी कैसे मिलेगा? जब 5 और 6 जुड़ेगा। तो इसका मतलब समझ गए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है हमें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है? ऐड करना है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। कौन सा? ए ओ बी। हमें अब ए ओ बी चाहिए, एक्सटीरियर का काम खत्म। अब हम सीधे आ रहे हैं अपने रिजल्ट को इनकी हेल्प से प्रूफ करने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? एंगल रिजल्ट नंबर 1 प्लस रिजल्ट नंबर 2। तो रिजल्ट नंबर 1 का लेफ्ट क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्या लिखा हमने? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब बच्चों 2 कॉमन ले लूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, और एंगल 5 प्लस 6 कौन सा एंगल बन गया? एंगल ए ओ बी बन गया। एंगल 5 प्लस 6 एंगल ए ओ बी। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 कौन सा बन गया? दिस इंप्लाइज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्या रिजल्ट प्रूफ हो गया? ठीक है, समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं? ये आ गया हमारा रिजल्ट, यही थी हमारी थ्योरम। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये तीनों के तीनों वहां पे दिख रहे हैं आपको, तीनों फिगर से आप देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखा उसी में आगे, ठीक है ना। क्लियर? चलो जी नोट करो फिर। ठीक है ना, इतना दिख रहा है? पूरा नोट कर डालो।
अब आते हैं बेटा अगली थ्योरम पर। अगली थ्योरम कहती है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 9.8 सब इंपॉर्टेंट है बेटा, बस अब इनका प्रूफ नहीं है, बस याद रखना है। थ्योरम 9.8, लेकिन ऐसे सिंपल सा प्रूफ है, समझा दे रहा हूं। थ्योरम 9.8 सॉरी। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये आ गया बच्चों सेंटर। एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। ये हो गई बेटा आर्क ए बी। आर्क ए बी बोलो या कॉर्ड ए बी बोलो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कॉर्ड की बात करते हो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना, सेगमेंट कब बनती है, जब यहां पर एक कॉर्ड होती है, उसके बाद माइनर और मेजर सेगमेंट बनती है। यानी एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला कहलाता है। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यही दो पार्ट कहलाए। जितने भी एंगल इस पार्ट पर बनेंगे, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर का मतलब है कि जो पॉइंट आपको लेना है वो पॉइंट होना चाहिए ऑन दी सर्कल। कहां होना चाहिए, ऑन दी सर्कल। ऐसे जितने भी एंगल आप बनाएंगे, जैसे ये देखो, सही है। इस सेगमेंट में यानी कॉर्ड के एक ही साइड समझो, जैसे सिर्फ आर्क देगा तो उसका मतलब ही इमेजिनरी कॉर्ड, हमें पता ही है कि कॉर्ड बन सकती है। उसके ऊपर जितना कुछ भी बनेगा, इनफाइनाइट एंगल जिस उस रीजन में जितने बनेंगे, वो सब है एंगल इन अ सेम सेगमेंट। वो क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो ये सारे एंगल, 1 2 3 4 और बना लेते हैं, 5 एक और बना लेते हैं, 6 एक और ऐसे बना लेते हैं, 7, ये सब क्या कहलाए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इनमें क्या रिलेशन होता है, ये सब इक्वल है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, सही है। और दूसरी तरफ कौन से सेगमेंट बना सकता है, दूसरी तरफ ये वाले देखो, ये और ये और ये। अब एक सेगमेंट ये हो गई, ये इनके इक्वल नहीं होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये एंगल 1 हो जाए, ये एंगल 2 हो जाए, 3 4, एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, कहेंगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट। लेकिन अगर ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो 5 और एंगल 5 इज नॉट इक्वल टू एंगल 1। मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे कोई वैल्यू दे दे तो अलग बात है, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते आप कि ये एंगल इन अ सेम सेगमेंट है। ये क्या है, एंगल इन डिफरेंट सेगमेंट। तो क्या एंगल इन सेम सेगमेंट अभी तक समझ में आया कि क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रफ वर्क हटाते हैं, ठीक है ना, फिर समझते हैं कि ये कैसे इक्वल होते हैं। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो दो एंगल लेकर के इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं, एंगल इन अ सेम सेगमेंट को। ये हो गया बच्चों सेंटर, सेंटर ओ हो गया, और हम दो एंगल बना लेते हैं। मान लो एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, सही है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया पी और क्यू। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए पी क्यू, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वही क्या हो गए, वो एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब बच्चों इसका अगर हम प्रूफ करें, ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसका प्रूफ करना चाहूं तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लूंगा, ज्वाइन ओ ए एंड ज्वाइन ओ बी। कर सकते हैं ऐसा, कर दिया ना। अच्छा,
अब बताओ, हाँ प्रूफ कर रहा हूं। एंगल ए ओ बी, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी में अक्षर क्या रिलेशनशिप है? एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी में क्या रिलेशनशिप है? डबल ऑफ ए ओ बी, या ए ओ बी इज डबल ऑफ ए पी बी? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, ये रहा, is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle. इसको छोड़ा तो बाकी क्या बना? रिमेनिंग पार्ट। तो ये डबल होगा ना, तो ये क्या हो गया? ट्वाइस। सही है। अच्छा, एक रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरा बेटा, एंगल ए ओ बी और एंगल ए क्यू बी में क्या रिलेशनशिप है? सेम रिलेशन, ये भी वही है, रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। क्या सही है? ये सही है ना। अब दोनों किसके बराबर हैं? तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? एंगल ए पी बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। याद रहेगा। कुछ भी मैंने लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। प्रूफ कुछ है ही नहीं, मतलब प्रूफ है लेकिन इसमें नहीं दे रखा ना सिलेबस में, तो मैंने बस समझा दिया। लिखने को लिख सकते हो सारी बातें। हाँ, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसके पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, ऐसा प्रूफ नहीं आने वाला। ठीक है, और आएगा तो लिख सकते हो ना, गिवन इन अ सर्कल एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी आर द एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, या इन अ सेम सेगमेंट। हो गया खत्म। टू प्रूव एंगल ए पी की बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, उसके बाद प्रूफ, बस ये लिख देना, हो गया। और यहां पूरी की पूरी स्टेटमेंट डालनी होगी। क्या डालोगे स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। याद हो जाना चाहिए अगली क्लास तक। ठीक है ना, इसको याद कर डालो, पूरी लिखनी पड़ती है बेटा थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। चलें अब आगे। अब आ जाओ एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सब जो पढ़ रहे हो ना, ये सब 12th वगैरह सब तक काम आता है, बहुत काम आएगा। अब जो पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा काम आएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल थ्योरम दिए या ऐसे कुछ लिखा इसने? एंगल इन अ सेम सेगमेंट लिखा, सेमी सर्कल के बारे में नहीं लिखा। चलो इसको हम लिख लेते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एक एंगल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खूब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सेमी सर्कल सबको पता ही है क्या होता है। क्या होता है सेमी सर्कल? हाफ ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, ये हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका डायामीटर। ये क्या बात है भाई, बहुत धीरे धीरे बातें हो रही हैं। ये हो गया हमारे पास डायामीटर, डायामीटर का नाम ए बी हो गया। अब बेटा ये जो डायामीटर है ए बी, क्या ये आर्क भी है? डायामीटर ए बी के लिए क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, यही है ना। अब मान लो एक पॉइंट हम यहां पर ले लें कहीं सी, और मैं शो कर रहा हूं कि जो एंगल जो डायामीटर ए बी है या आर्क ए बी है, वो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर उस पे सर्कल पर। तो एंगल कैसे सबटेंड करेगी? ए बी के दो एंड को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? सी से ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। करेंगे कि नहीं? ये हो गया हमारे पास इसका सेंटर, ये हो गया हमारे पास सेंटर, सेंटर ओ हो गया।
क्या एंगल AOB को एंगल AOB बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है। तो ये जो आर्क AB है, क्या ये सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड कर रही है? कौन सा एंगल? एंगल AOB। अच्छा, तो ACB और AOB में कोई रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है ACB और AOB में? ACB इज डबल ऑफ AOB, है ना? यही तो हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट। क्यों नहीं हो सकता? अभी इक्वल थोड़ी किया हमने, तो ये किया एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये तो कह सकते हैं बेटा, ये तो कह सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैं डबल कर कहाँ रहा हूं अभी, कुछ बोला नहीं ऐसा। मैंने कहा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मुझे सेंटर का पता है, रिमेनिंग पार्ट का तो पता ही नहीं है। समझ गए? तो अब AOB किसके बराबर हुआ? AOB 180, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अब ACB कितना आ गया? 2 नीचे आया 90 डिग्री। तो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल जब भी बात होती है तो आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हो 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं उसे? 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन जब भी मिलेगा हम सीधे उसे बोलेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन करेंगे बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्या? हाँ, डायमीटर होगा, वो तो देख के बाद लगाएंगे ना फिगर में। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये बना दिया, सही है, यहां पर एंगल दे दिया, मान लो यहां पर एंगल दे दिया 30 डिग्री, हमसे पूछ लिया जी वाला एंगल बताओ। अब हमने देख लिया डायमीटर है, एंगल C कितना हो गया? 90, 90 30 कितना हो गया, और आंसर कितना आया उसका, हो गया क्वेश्चन, 1 मार्कर खत्म। ठीक है ना, समझ गए? अभी हाँ, ये थ्योरम है ना। अब इसमें तो थ्योरम लिखी नहीं है, पहले थ्योरम थी ये, अब एक तरह से इसका रिजल्ट समझो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल आपको दे दिया गया, ये वाला आपसे पूछ लिया गया, तो निकाल लोगे, इक्वल है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है इनकी। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब हाँ बेटा, हाँ लिखनी पूरी पड़ेगी कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सब रीजनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगला पढ़ेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल आएगा, सबसे ज्यादा एमसीक्यू सर्कल में से आते हैं। ठीक है ना, ज्योमेट्री में बोला तो था शायद, हाँ, तो हर बार चला जाता है। नहीं यार, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रुकना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, हाँ ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। ठीक है, संडे छुट्टी है, नहीं तेरा टेस्ट है ना, संडे की जगह सैटरडे दे दे। ठीक है, सैटरडे शाम को आ जाओ 7 बजे। हाँ, अब बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है ना, ध्यान देना, और इसका भी प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ रिजल्ट हमें याद रखना है। अगर बेटा 4 पॉइंट सर्कल पर लें, हम 4 पॉइंट सर्कल पर लें, ये सेंटर हो गया सर्कल का, एक पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ध्यान रखना है चारों पॉइंट कहां होने चाहिए? सर्कल पर ही होने चाहिए, ABCD, ना बाहर ना अंदर। ठीक है, ऑन द सर्कल चारों पॉइंट होने चाहिए, पास पास भी हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब उन्हें ज्वाइन करो तो क्वाड्रिलेटरल बने, जैसे ये, है ना। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर एक भी वर्टेक्स सर्कल पर नहीं है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर?
अब ऐसा नहीं कि कोई ट्राइंगल बना दो, नाम रख दो उसका साइक्लिक ट्राइंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही है, सही है, हैं? हाँ कुछ भी बन सकता है, जो मर्जी बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। हाँ, ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल सिर्फ, ठीक है, 4 साइडेड फिगर। अब बेटा इन 4 साइडेड फिगर में जो ये अपोजिट एंगल हैं, ये जैसे ए और यहां पर हो गया सी, डी और बी, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होता है, सही है। हाँ, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, सम 180 होता है, ठीक है ना, समझ गए क्या बताया मैंने कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि एक सर्कल पर बन रही है, सही है, समझ गए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, हाँ ठीक है, जैसे मान लो साइकिल का पहिया समझे घुमाए तो क्वाड्रिलेटरल भी घूमेगा, तो साइकिल हो गई वो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसे समझ ले, और क्या कह सकते हैं। हाँ कौन से, नहीं नहीं वो खुद बना के देगा, हम क्यों बनाएंगे, पॉइंट देगा तो क्यों बनाएंगे हम, ठीक है, इतनी मेहनत थोड़ी करते हम। वो कहेगा ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 30 डिग्री दे रखा है, व्हाट अबाउट एंगल सी, कितना निकलेगा 90, एंगल ए 30 दे रखा है, व्हाट अबाउट एंगल सी 150, प्रॉपर्टी यूज करनी है, समझ गए, क्लियर हुई बात की नहीं, है ना। अगर ए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम 180, और अगर प्रूफ करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी एक पेयर 180 डिग्री प्रूफ कर दो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि अगर एक पेयर 180 प्रूफ हो गया तो दूसरा भी तो 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है, समझ में आया, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ करना होगा, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों पेयर क्या होंगे 180 डिग्री होंगे, ठीक है ना। ये था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी हो गया खत्म, सही है। इसका प्रूफ कर सकते हैं लेकिन है नहीं, समझा दूं, प्रूफ सबका कर सकते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है हमारे पास, देखो इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखो इसको ज्वाइन कर दिया, ध्यान से समझो, ये रहा। अब ये एंगल हो गया बेटा 1, ये एंगल हो गया 2, या 1 ही रहने दे इसे। एंगल 1 और ए में क्या रिलेशनशिप है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। यहां ले लिया एंगल 2, एंगल 2 और सी में क्या रिलेशनशिप है, ट्वाइस ऑफ एंगल सी। अब दोनों को प्लस कर दो, 2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल सी, 1 + 2 कितना होगा 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल, 2 नीचे आ गया, एंगल ए प्लस सी, तो एंगल ए प्लस सी कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, प्रूव हो गया। तो ये सब अब सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, क्लियर हुआ, हटा दूं, समझ गए, लिख लो कोई बात नहीं, तुम्हें भी याद रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे। चलो जी नोट करो, इसी स्लाइड से शुरू किया था हमने, नोट करो, हाँ क्या, नहीं नहीं नोट करो।